हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12 आरबीएसई विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स 12th क्लास का एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। फिजिक्स में बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेज होती है, जिसमें 12th क्लास में सबसे पहले जो ब्रांच है वो है स्थिर विद्युत की, जिसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर विद्युत की नाम से ही स्पष्ट है कि स्थिर आवेश और स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाएं के बारे में अध्ययन जिस फिजिक्स के अंतर्गत किया जाता है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर विद्युत की कहलाती है। हम एकदम से सीधा चैप्टर पे ले जाते हैं और पहला चैप्टर अपन विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की शुरुआत करते हैं। इसी फर्स्ट चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक से इंट्रोड्यूस होने वाले हैं उनकी पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर बारी बारी से एक एक टॉपिक को हम लेते जाएंगे और इसकी डिटेल अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपन पढ़ेंगे। नंबर 1 विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर 2 आवेश की प्रकार एवं गुणधर्म। नंबर 3 कूलाम नियम। नंबर 4 अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके बाद अपन विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी एप्लीकेशन है। ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, या बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, फिर इसके बाद में इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव, फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का अपना रहेगा द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, टॉर्क ऑन डाइपोल। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र स्थिर विद्युत की का ही एक चैप्टर है और स्थिर विद्युत की के अंतर्गत सबसे पहले अपने को विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है। विद्युत आवेश क्या होता है और विद्युत आवेशन क्या होता है और ये किन किन घटनाओं के माध्यम से उत्पन्न होता है, आवेशों के प्रकार क्या होते हैं। आइए अब इसका थोड़ा डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट, आवेश। हम सामान्य जीवन में देखते हैं कि कोई भी दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हैं या घर्षित करवाते हैं तो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उनमें क्रिएट हो जाता है। तो किसी वस्तु का वह गुण जो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है या करने का गुण रखता है, इस गुण को आवेश कहते हैं। तथा यह जो क्रिया होती है इस क्रिया को आवेशन बोलते हैं। आवेशन। जैसे हम देखते हैं कि ड्राई जो कोम्ब होता है, सूखी कंघी, उससे अपन जब बाल बनाते हैं तो उसमें कुछ चार्ज आ जाता है जो हल्के हल्के कागज़ के टुकड़ों को उठाने में सक्षम रहते हैं, अर्थात वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। आवेशन 3 तरीके से हो सकता है: घर्षण द्वारा आवेशन, चालन या स्पर्श द्वारा और प्रेरण द्वारा, अर्थात फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग, कंडक्शन या कॉन्टैक्ट से, और बाई इंडक्शन अपन किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। इसके बाद एक एक टॉपिक लेते हैं हम। जैसे घर्षण द्वारा, किसी दो वस्तुओं को जब परस्पर घर्षित करते हैं, रगड़ते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में,
जैसे अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है और इनको जब अपन एक दूसरे को घर्षण करवाते हैं, रगड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे इस वस्तु से निकलकर इसमें आते हैं, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन जिसमें जा रहे हैं वो बॉडी नेगेटिव हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर आवेशों की न्यूनता, इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होने से यह धनावेशित और जहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे वह वस्तु अपने आप में ऋणावेशित हो जाएगी। हाँ, तो हम देखते हैं कि इस प्रकार आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एक कांच की छड़ और रेशम का टुकड़ा, दोनों को जब अपन आपस में घर्षित करते हैं, दोनों को रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन्स रेशम के टुकड़े में चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का टुकड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे सूखे बाल और प्लास्टिक की कंघी को रगड़ते हैं, तो सूखे बाल धनावेशित अर्थात उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और प्लास्टिक की कंघी ऋणावेशित अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसी प्रकार फल या ऊन, एबोनाइट को भी हम आपस में रगड़कर धनावेशित या ऋणावेशित कर सकते हैं। अर्थात घर्षण द्वारा हम आवेशन कर सकते हैं और वस्तु को धनावेशित और ऋणावेशित बना सकते हैं, और धनावेशित ऋणावेशित बनाने से हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर आवेश दो प्रकार के बन जाते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। नेक्स्ट लेते हैं हम चालन द्वारा या स्पर्श द्वारा किसी भी वस्तु में, पिंड में आवेशन करना। इसमें क्या करते हैं कि दो वस्तु लेते हैं, एक अनावेशित जिसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, और एक हमने आवेशित वस्तु माना कि धनावेशित वस्तु हमने ले ली है, और दोनों को जब हम स्पर्श करवाते हैं या आपस में कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो धनावेशित वस्तु का समस्त चार्ज अनावेशित वस्तु में चला जाता है। इस प्रकार दोनों वस्तुओं पर उसकी पृष्ठ पर धनावेश फैल जाता है। इस प्रकार अनावेशित वस्तु के आवेशित होने की प्रक्रिया चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। तीसरा लेते हैं प्रेरण द्वारा। प्रेरण को बोलते हैं इंग्लिश में इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीसरी प्रकार की स्थिति के अंदर जब किसी आवेशित वस्तु के द्वारा अनावेशित वस्तु को बिना संपर्क किए, बिना स्पर्श किए अगर एक दूसरे के पास लाते हैं, तो अनावेशित वस्तु में विपरीत चिन्ह के आवेश उत्पन्न हो जाने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अर्थात जैसे हमने एक वस्तु ली जिसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, इस वस्तु के पास में जब हम कोई धनावेशित छड़ लेके आते हैं, इसको कांटेक्ट में नहीं लाना है, धनावेशित छड़ लाना है, तो जिस सिरे की ओर धनावेशित छड़ हम लाते हैं उस सिरे पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात किसी आवेशित वस्तु को हम जब किसी अनावेशित वस्तु के पास लेकर आते हैं, तो उसमें विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाने की प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आवेशन तीन प्रकार से घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा उत्पन्न होता है, जिससे वस्तु या पिंड धनावेश और ऋणावेश बन जाते हैं। इनका बनने का एक ही कारण है कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर के कारण। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम आवेश की इकाई।
आवेश की इकाई। जैसा कि हम जानते हैं आवेश की इकाई के बारे में, आवेश के बारे में कक्षा 9 व 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले आवेश के लिए हम कक्षा 10 की परिभाषा विद्युत धारा के बारे में विचार करते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। हम जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर या प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा, आवेश को Q या Q से लिखते हैं। विद्युत धारा के बारे में हमने पढ़ा है I बराबर Q/T। तो Q बराबर होता है I × T, अर्थात विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय। धारा की इकाई, इलेक्ट्रिक करंट की इकाई हम जानते हैं एम्पियर, समय की सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड। एक सामान्य इकाई और होती है जिसको हम जानते हैं कूलाम। तो कूलाम इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकंड। वीमा के बारे में बात करें तो वीमा A1T1, अर्थात आवेश की इकाई कूलाम या एम्पियर इंटू सेकंड होती है। यदि किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉन की संख्या या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, और जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश E दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है, तो Q इक्वल टू हो जाएगा NE। n बराबर Q/E। Q हमने लिया जिसे एक कूलाम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो जाएंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 से 6.25 इंटू 10⁻18। इसका मतलब ये हुआ कि एक कूलाम आवेश यानी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का नेट आवेश आपस में इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है। और दूसरी इकाइयों के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम जानते हैं कि 1 मिली कूलाम इक्वल टू 10⁻³ कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू 10⁻6 कूलाम। ठीक इसी प्रकार अगर एक नैनो कूलाम की बात करें तो 10⁻9 कूलाम होता है। कूलाम की अन्य इकाइयों में हम ले सकते हैं कि 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 ESU। ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक कूलाम में 3 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। इसकी बड़ी इकाइयों में हम देखते हैं कि 1 फेराडे 96,500 कूलाम के इक्वल होता है, बराबर होता है। CGS में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम और आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो हम मानते हैं वो फ्रैंकलिन या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU, और सबसे बड़ा मात्रक यहाँ पर फेराडे होता है। अर्थात आवेश का सामान्य जो मात्रक है कूलाम या एम्पियर इंटू सेकेंड, या एक कूलाम बराबर 3 इंटू 10⁻9 ESU,
या 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम, और CGS में हम देखते हैं स्टेट कूलम। इस प्रकार आवेश की इकाई को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं विद्युत आवेश की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज या आधारभूत गुण। आवेश के आवेश को Q या स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश अदिश राशि है। बहुत आसान है, इसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिंपल है। आवेश एक अदिश राशि होती है। दूसरा, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। नंबर 3, किसी भी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित समस्त धनावेश, समस्त ऋणावेश के योग के तुल्य होता है। जैसे अपने पास कोई निकाय है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2 अप टू Qn, तो निकाय का कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस अप टू Qn तक डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अपने पास Q1 की वैल्यू प्लस 5Q है, Q2 की वैल्यू माइनस 2Q है, प्लस Q3 की वैल्यू प्लस 1Q है, तो इसका बीजगणितीय योग इस प्रकार रहेगा। 5 1 6, 6 में से 2 गए तो 4Q इसका बीजगणितीय योग आ जाएगा। अर्थात इस पूरे निकाय का जो कुल आवेश है वो 4Q के बराबर या इक्विवेलेंट रहेगा। चौथी प्रॉपर्टी, किसी भी विलकित निकाय में आवेश की कुल मात्रा नियत रहती है। अर्थात आवेश उस निकाय के लिए संरक्षित होता है। किसी विलकित निकाय में आवेश न तो नष्ट किया जाता है, ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश केवल एक निकाय से, एक पिंड से दूसरे पिंड में ट्रांसफर होता है, और आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 7N14 प्लस 2He4 हीलियम, 8 आफ्टर रिएक्शन 8O17 प्लस एक प्रोटॉन 1H1 के रूप में। यहाँ पर आवेश नीचे वाला जो है ये एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक या आवेश। Q इक्वल टू कितना हो गया बिफोर रिएक्शन 7 + 2 9, और आफ्टर रिएक्शन 8 + 1 = 9। अर्थात अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में आवेश की कुल मात्रा नियत रहती है। इसका मतलब आवेश संरक्षित रहता है। नेक्स्ट है आवेश का क्वांटीकरण, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आवेश का क्वांटीकरण, अर्थात वह भौतिक राशि जिसका विनिमय सतत न होकर विविक्त रूप के अंदर होता है, विविक्त रूप के अंदर होता है, ऐसी राशि क्वांटीकृत राशि कहलाती है। और भौतिक राशि का वह न्यूनतम मान जिसका विनिमय संभव हो उसे क्वांटा कहते हैं। भौतिक राशि का वह न्यूनतम या मिनिमम मेजरमेंट या वैल्यू जिसका इंटरचेंज या विनिमय संभव है, वह छोटी से छोटी राशि क्या कहलाती है, क्वांटा। जैसे आवेश के संदर्भ में हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर आवेश की कुल मात्रा का मान उसके मूल आवेश E का n गुणा होता है, या उसका पूर्ण गुणज होता है Q = NE, जहाँ पर n बराबर 1 2 3
या -1 -2 -3 हम ले सकते हैं, अर्थात Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर यही है कि ये अदिश राशि होती है, दो प्रकार के होते हैं, और इन पे किसी भी निकाय के अंदर जो चार्ज होता है वो चार्ज अलग अलग चार्जों के बीच गणितीय योग के तुल्य होता है, आवेश संरक्षित रहता है, और ये क्वांटीकरण के रूप में, क्वांटीकृत राशि के रूप में इसका विनिमय होता है, अर्थात Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ पे E इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यह है सामान्य बातें, कक्षा 10 तक हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार इसका वापस रिवीजन जरूरी है। आवेश कंप्लीट हो गया, आवेश के आधारभूत गुण हो गए। इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, कूलाम का नियम। नेक्स्ट है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम समझने के लिए हमें गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम कक्षा 11 के अंदर पढ़ा था कि दो मास यदि m1 और m2 एक दूसरे से r दूरी पर है तो इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। ठीक इसी प्रकार कूलाम के नियम के अंदर यदि दो चार्ज ले लें अपन Q1 और Q2, जिनके मध्य की दूरी माना कि r है, और एक चार्ज माना कि A पर स्थित है, दूसरा B पर स्थित है, तो इन दोनों बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दूसरा, इन दोनों की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। दोनों समीकरण को यदि मिलाते हैं तो ठीक उसी प्रकार की स्थिति बनती है कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा r², और प्रोपोर्शनल समानुपाती का चिन्ह हटता है तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बटा r², जहाँ पर K एक समानुपाती नियतांक है जिसे कूलाम नियतांक भी कहते हैं। कूलाम नियतांक भी कहते हैं। K का मान 1/4πε0 या ε0 हम इसको प्रदर्शित करते हैं, बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। कूलाम स्क्वायर, यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि K इक्वल टू F × r² बटा Q1 Q2। बल की इकाई होती है न्यूटन, दूरी की मीटर स्क्वायर, और आवेश की कूलाम × कूलाम, अर्थात न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। यहाँ ये जो सिंबल है इसको एप्सिलॉन नोट बोलते हैं, एप्सिलॉन, और इस एप्सिलॉन को यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र में निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, और इसका मान एप्सिलॉन नोट इक्वल टू 8.85 × 10⁻12 -12, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एप्सिलॉन नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस
2 इसका वैल्यू रहेगा। एप्सिलॉन 0 की वीमा जो है वो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रखते हुए। तो इसकी वीमा आएगी अपने पास m-1 L-3 T4 A2, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है, m-1 L-3 T4 A2। यदि दोनों आवेशों के बीच या इनके मध्य निर्वात नहीं होकर यदि कोई माध्यम है, मीडियम है यहाँ पे, तो उस स्थिति के अंदर लगने वाला बल समीकरण 3 के अनुसार ना लेते हुए थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम। समीकरण 3 में के की वैल्यू अपन ने ली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जब माध्यम आ जाएगा तो इसको Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता Q1/Q2 R² के रूप में लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगी। आगे हम देखते हैं कि यदि माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में हम चर्चा करें तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R² को हमने समीकरण नंबर 3 के रूप में लिखा, जहाँ पे दोनों आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी R है और किसी प्रकार का कोई माध्यम वहाँ पर काम में नहीं कर रहा है। सेकंड, जब हम माध्यम लेते हैं तो Fm m मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/R² समीकरण 4 को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जब माध्यम की विद्युतशीलता की आपेक्षिक विद्युतशीलता की बात करें तो आपेक्षिक विद्युतशीलता को लिखते हैं एप्सिलॉन R से, और एप्सिलॉन R हम जानते हैं कि एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है, या एप्सिलॉन = एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R निर्वात के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता। यदि हम समीकरण 3 में 4 का भाग देते हैं तो F/Fm अपने पास इस प्रकार की स्थिति आएगी कि ये एप्सिलॉन 0 के रूप में मिलेगा, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन R, या Fm = F/एप्सिलॉन R की स्थिति बन जाएगी। माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य लगने वाला बल Fm, निर्वात के अंदर जो बल लग रहा था F, उसका 1/एप्सिलॉन R रह जाता है, अर्थात बल के मान में कमी आती है, क्योंकि इसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे F × 1/एप्सिलॉन R, यानी एप्सिलॉन R का उसमें डिवाइडेशन हो जाएगा, अर्थात माध्यम में जो बल लगेगा वो निर्वात के बल की अपेक्षा कम रहेगा। अलग अलग पदार्थों के लिए इनको एप्सिलॉन R की वैल्यू को, या पराविद्युतांक, इसका एक नाम और है पराविद्युतांक, इसकी वैल्यू को हम देखते हैं। कांच के लिए एप्सिलॉन R या पराविद्युतांक का मान 5 से 10 के बीच होता है, अभ्रक के लिए 3 से 6 होता है, हवा के लिए लगभग 1.0006 या 1 मान सकते हैं, शुद्ध पानी के लिए इसका मान 80 होता है, और सबसे मेन है धातु या सुचालक। एग्ज़ाम में शॉर्ट आंसर आ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि धातु के लिए या सुचालक के लिए पराविद्युतांक का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इस प्रकार हम आपेक्षिक विद्युतशीलता से कूलाम के नियम से परिचित हुए। कूलाम का नियम साधारण रूप से तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R² ही होता है, लेकिन इसको यदि अपन सदिश रूप में डिनोट करें, सदिश रूप में लिखें, तो इस प्रकार की स्थिति बनेगी। सदिश रूप में इसको डायमेंशन के रूप में बना सकते हैं हम
Q1 Q2 दो चार्ज है जिनके बीच की दूरी हमने अभी जैसे ली थी R, लेकिन यहाँ पे अपन बिंदुवत आवेश Q1 से इस पॉइंट की दूरी R1 स्थिति सदिश के रूप में और इसकी दूरी R2 स्थिति सदिश के रूप में मान लेते हैं। Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल लगेगा और Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल इस प्रकार रहेगा, इधर F21। ठीक इसी प्रकार 1 पे जो बल लगेगा, फोर्स लगेगा, वो F12 रहेगा, अर्थात 1 2 पर और 2 1 पर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इस स्थिति पर यदि हम देखते हैं कि Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल यदि हम देखते हैं तो इसको ऐसा लिखेंगे F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R12 स्क्वायर। यहाँ से इसका पोजीशन R12 रहेगा, R12 स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R12 यूनिट वेक्टर। एक बार फिर से समझिए, Q1 Q2 दो चार्जेस हैं अपने पास और R12 इसके बीच की पोजीशन है। यहाँ से इसका केंद्र से स्थिति सदिश R1 है, इसका R2 है। तो Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R12 स्क्वायर। और डायरेक्शन के लिए R12 यहाँ पर यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश रहेगा। जैसा कि हम एकांक सदिश के बारे में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि एकांक सदिश R यूनिट वेक्टर इक्वल टू सदिश बटा सदिश का परिमाण, इस प्रकार भी इसको अपन लिख सकते हैं। अतः यहाँ F12 इक्वल टू ऐसा भी हम कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और R12 सदिश और सदिश का परिमाण, परिमाण नीचे लिखते हैं, इसके अंदर R12 यहाँ स्क्वायर पहले से ही है और परिमाण एक और हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हम F21 के बारे में बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 2 पर 1 के कारण लगने वाला बल, इस 2 के ऊपर इस 1 के कारण लगने वाला बल F21 इक्वल टू स्थिति ये बनेगी वापस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, यहाँ R21 कर देना और यहाँ पे R21 का होल क्यूब हो जाएगा के Q1 Q2। इसका मतलब ये हुआ कि जब R12 और R21 दोनों सेम है, इनके परिमाण समान है, लेकिन केवल दिशा में अंतर आ रहा है, तो ये वैल्यू फोर्स की भी जो है आपस में बराबर होगी, अर्थात F12 F21 आपस में इक्वल रहेंगे, F12 इक्वल टू F21, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, एक दूसरे से अपोजिट रहेगी, F12 इक्वल टू माइनस F21, लेकिन परिमाण में ये दोनों बल समान रहेंगे, अर्थात दोनों आवेशों पर परस्पर लगने वाले बल परिमाण में समान एवं विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब हम आवेशों की बात करते हैं तो किसी निकाय के अंदर बहुत सारे आवेश भी हो सकते हैं। प्रत्येक आवेश दूसरे आवेश के ऊपर एक बल लगाएगा, अर्थात किसी भी आवेश पर परिणामी बल अन्य आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से इस आवेश पर कार्यरत कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इस चीज़ को पढ़ने के लिए हम एक नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके लिए ऐसा मान लेते हैं कि माना कि किसी निकाय के अंदर अपने पास बहुत सारे चार्जेस हैं, ये अपने पास जैसे कोई सिस्टम में निकाय है Q1 Q2 और अप टू Qn चार्जेस हैं। एक हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेते हैं Q0, जिसको परीक्षण आवेश भी बोलते हैं। इनकी स्थिति सदिश क्रम से R1 R2 Rn और परीक्षण आवेश का माना कि R0 है। अब हमें इस परीक्षण आवेश Q0 पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल की गणना करनी है। तो इसके लिए इस Q0 पर जो भी आवेश
उसके पास है वो सभी इसके साथ इंटरेक्ट करते हुए फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे F0 इक्वल टू Q0 पर लगने वाला फोर्स 1 के कारण F01 प्लस F02 प्लस अप टू F0n इक्वल टू सिग्मा F0i i इक्वल टू 1 से लेके n तक। इसका उच्चारण हम नोट से भी कर रहे थे और यहाँ पे इसका उच्चारण मैंने F0, 01, 02, 03, 0n कर दिया है। यानी 1 के कारण लगने वाला फोर्स, 2 के कारण लगने वाला फोर्स और अप टू n के कारण लगने वाला फोर्स कुल कितना हो जाएगा। जैसे पहला लेते हैं अपन 1 के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फॉर्मूला हम जानते हैं Q1 Q2 की जगह Q0 Q1 बटा R0 माइनस R1 होल क्यूब। R01 भी कह सकते हैं, R0 माइनस R1 त्रिभुज के नियम से हम कह सकते हैं R0 माइनस R1 सदिश रूप में, सदिश बटा सदिश का परिमाण आ जाएगा इसमें। या ऐसा नहीं करना चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 R01 क्यूब और R01 सदिश रूप में। ठीक इसी प्रकार यदि F02 लेते हैं तो स्थिति यही रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 Q2 R02 होल क्यूब और R02। यदि इसी प्रकार हम चलते चलें F0n तक और इन सभी को हम टोटल करें तो उस टोटल की स्थिति के अंदर हमारे पास यह स्थिति बनेगी कि F0 परीक्षण आवेश पर कुल बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, ये कॉमन है Q0 सभी में। फिर अपने पास आ रहा है Q1 Q2 Q3 अप टू Qn तक। तो समेशन सिग्मा के रूप में ले लेते हैं, सिग्मा QI R0i वेरस I इक्वल टू 1 से लेके n तक बटा R0i का स्क्वायर। यहाँ एकांक सदिश के रूप में लिख रहे हैं और यहाँ एकांक सदिश को हमने हटाया, सदिश बटा सदिश का परिमाण किया, इसलिए इसकी स्थिति ये आई। और यहाँ एकांक सदिश के रूप में लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर R0i कर देंगे। तो ये है अध्यारोपण का सिद्धांत और ये इसका परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल बल का मान हमें यहाँ प्राप्त हो गया। नेक्स्ट पढ़ने से पहले एक बार इसका वापस रिवाइज कर लेते हैं कि यदि परीक्षण आवेश पर दूसरे अन्य चार्जों के कारण Q1 Q2 Q3 Qn चार्ज के कारण लगने वाले बल की गणना करनी है तो सबसे पहले Q0 पर Q1 के कारण लगने वाले बल की गणना करेंगे, फिर 2 के कारण लगने वाले बल की गणना करेंगे। इसी प्रकार हम करते करते n आवेश के कारण लगने वाले बल की गणना करेंगे, फिर उनका सबका समेशन करेंगे। तो जो चीज़ कॉमन है Q0 उसको बाहर निकाल के सिग्मा i बराबर 1 से लेके n तक QI R0i यूनिट वेक्टर R0i स्क्वायर कर देंगे। यदि यहाँ पे एकांक सदिश को हटाते हैं तो सदिश और सदिश का परिमाण करते हैं तो यहाँ R0i क्यूब हो जाएगा, यानी घात 3 हो जाएगी।